स्टूडेंट्स, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताता चलूं कि हम लोगों ने पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस जो बीएड प्रथम वर्ष में एक हमारा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस को पढ़ाने की जो विधियां उसमें चल रही थी, विभिन्न प्रकार की विधियों का हमने चर्चा की है, उनका वर्णन किया है, उनको जानने की कोशिश की है। और आज हम एक नई विधि के साथ में आपको लेकर के अध्ययन करेंगे, जिस विधि का नाम है स्रोत विधि। स्रोत विधि है ना। स्रोत विधि का मतलब होगा आपका सोर्स मेथड, किसी भी चीज के सोर्स इकट्ठा करना या स्रोत निकालना, है ना। कोई भी अगर हम अतीत की जानकारी जानना चाहते हैं, अतीत की मतलब जानकारी जानना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक क्षेत्र की हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र की हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र की हो, चाहे किसी राजा से संबंधित हो, चाहे किसी देश से संबंधित हो, चाहे किसी सभ्यता से संबंधित हो, अगर हमें उसकी जानकारी चाहिए, वर्तमान में अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उन चीजों को, तो अगर मूल रूप में वो स्थिति तो अब हमारे सामने क्रिएट नहीं हो सकती है, क्योंकि पुराने जमाने की वो परिस्थिति कैसी रही होगी उस टाइम जो है ना, तो वो परिस्थिति तो क्रिएट नहीं हो सकती है। तो उस परिस्थिति से रिलेटेड जो हमारे पुराने स्रोत होते हैं, जिनसे हमें उस जमाने की जानकारी प्राप्त होती है, तो उन स्रोतों को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, उन स्रोतों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो वो ही एक हमारी स्रोत विधि हो सकती है या कहलाती है स्रोत विधि, कि उस प्रकार उस जमाने में शासक जो है ऐसी तलवारों का प्रयोग करते थे, है ना, या ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वो ढाल कैसी बनी हुई थी, वो सब चीजें हम उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि वो रखी हुई है, म्यूजियम में है, हमारे संग्रहालय में रखी हुई है ना। तो उन सब चीजों के बारे में हम जानकारी स्रोत विधि से उनको दे सकते हैं। एक अतीत का वर्तमान में ज्ञान कराने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसमें कह रहे हैं कि हम किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखकर या कार्य करके जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उतना ज्ञान उस वस्तु या कार्य के विषय में पढ़ करके या सुन करके जो है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी पर्वत, कारखाने, स्मारक इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके उस विषय के में पढ़ने अथवा सुनने की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से जाकर देखने से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि हमने किसी रेलवे स्टेशन के बारे में बताया, किसी नदी के बारे में बताया, किसी ज्वालामुखी के बारे में बताया, किसी पर्वत श्रेणी के बारे में बताया है, तो उस बताने से या सुनने से क्लास में उतना अनुभव, उतना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है बच्चे को, जितना वो वहां पर उस जगह पहुंच करके वो अपना क्रियाशील रहेगा, प्राप्त अनुभव के आधार पर उसको जितना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो उससे उसको ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसमें कह रहे हैं कि इस प्रकार से किसी दूसरे द्वारा बताए गए अनुभव की अपेक्षा स्वयं प्राप्त अनुभव जो है सदैव जो है लाभप्रद भी होते हैं, महत्वपूर्ण भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, और उनका परिणाम अच्छा भी निकलता है। प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से वर्तमान को स्पष्ट किया जाता है। ये अनुभव अतीत को स्पष्ट करने में सहायक नहीं होते, क्योंकि अतीत उस समय मौजूद नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण ये दे रहे हैं, एक उदाहरण इसके लिए इन्होंने दिया है, जैसे कि उस समय गुप्त सम्राट मौजूद है, मान लिया पुराने समय में गुप्त सम्राट मौजूद है, और गुप्त सम्राट के बारे में हमें जानकारी चाहिए है, तो अब तो उसको देखा नहीं जा सकता है, ना उसको परखा जा सकता है, ना उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है उस परिस्थिति को, और हमें गुप्त सम्राट की पूरी जानकारी बच्चों को देनी है। और तो हम क्या करेंगे, हमें अप्रत्यक्ष ज्ञान का इसमें सहारा लेना होगा, क्योंकि न तो गुप्त सम्राट मौजूद है और ना ही वो परिस्थितियां मौजूद है।
परंतु इस अप्रत्यक्ष ज्ञान को विभिन्न युक्तियों के माध्यम से प्रत्यक्ष बनाया जा सकता है। उस अप्रत्यक्ष ज्ञान को जैसे उनसे संबंधित जो विभिन्न साधन सामग्री हमें मिल सकती है, तो उन साधन सामग्री को बच्चों को दिखा सकते हैं, तो प्रत्यक्ष जानकारी या प्रत्यक्ष वो मूर्त रूप में वहां पर दिखाई दे सकती है। वो जैसे इसमें बताया है गुप्त सम्राटों के ताम्रपत्र, जो तांबे के पत्र जिन पर वो लिखा करते थे, मूर्तियां हैं उस जमाने की, खंडर है, स्तंभ है, अभिलेख है आदि के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को मूर्त रूप दिया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इस विधि के माध्यम से अतीत को मूर्त रूप दिया जाता है। मूर्त रूप का मतलब है भौतिकता दिखानी, उसको एक अमूर्त होता है जो नहीं दिखाई देता है, और उसको मूर्त रूप में प्रस्तुत करना, जो दिखाई देने वाली चीज उसको मूर्त रूप कहा जाता है ना। अब ये स्रोत जो है ये भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, तो अनेक प्रकार के मूल स्रोत हम जानेंगे। अनेक प्रकार के मूल स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? भौतिक स्रोत, दूसरा है आपका मौखिक स्रोत, और तीसरा है लिखित। पहला है भौतिक, दूसरा है मौखिक, और तीसरा है आपका लिखित, या उसको कह सकते हैं मुद्रित। ये तीन प्रकार के स्रोत बताए हैं। जैसा आपका भौतिक स्रोत है, तो भौतिक स्रोत क्या हो सकता है? इसमें आपके जो भौतिक रूप से दिखाई देने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे आपके खंडर हो गए, प्रतिमा होगी, स्मारक हो गए, भवन हो गए आपके, है ना, अस्त्र शस्त्र होगी, मूर्तियां होगी आपके, भग्नावशेष है, स्तंभ है आपके, जो नदी है, पर्वत है, समुद्र है आपके, तो उस जमाने के प्राचीन कुछ सिक्के होते हैं, शिलालेख होते हैं आपके यहाँ जो मौजूद है, वो भौतिक स्रोत आएंगे। मौखिक स्रोत क्या होते हैं? मौखिक स्रोत जो होते हैं, इनके अंतर्गत जो जिस तरह के चारण लोग होते थे, भाट लोग होते थे, कि अपने राजाओं के विषय में जो भड़ास ला करके कुछ गाया करते थे, है ना, तो वे जो गाया होता था उनका तो लोकगीत कहलाते थे वो। तो वे लोकगीत हो सकती है, वो दंत कथाएं हो सकती हैं, वो कहानियां हो सकती हैं, वो रीति रिवाज हो सकते हैं, परंपराएं हो सकती हैं, जिनके बारे में हम लोगों से अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। तो ये आपके मौखिक स्रोत। और लिखित या मुद्रित स्रोत जो हो सकता है, आपके जितने भी प्राचीन आपके ग्रंथ हैं, आपके चाहे धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे आपके लौकिक पारलौकिक किसी भी तरह के ग्रंथ हैं, डायरिया है आपकी, हस्तलिपियां हैं, नियमावली है, पत्र पत्रिकाएं हैं, शिलालेख है आपके, हैं स्तंभलेख है, जो उनपे राजा की आज्ञा छपी होती थी। तो ये सारे के सारे जो आपके लिखित या मुद्रित स्रोतों के अंतर्गत आएंगे। तो अब देखते हैं कि स्रोत विधि का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। इसका प्रयोग की बात हम करते हैं। प्रयोग करना भी ये आना चाहिए स्रोत विधि का। किस तरह से? स्रोत विधि का जो ज्ञान है वो एक स्थायी ज्ञान हो जाता है, परमानेंट ज्ञान हो जाता है, उसका विशेष महत्व होता है छात्र जीवन में। इसके प्रयोग से शिक्षार्थी की जो तर्क शक्ति का विकास भी होता है, और इस विधि के प्रयोग से ज्ञान में जो है सजीवता आ जाती है। सजीवता का मतलब जो है एक सजीव चित्रण हो जाता है उसका, क्योंकि उस जमाने की चीजों को प्रदर्शित किया जा रहा है, और विद्यार्थियों को अन्वेषण एवं परीक्षण की आदत सी पड़ जाती है। ऐसे में शिक्षक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह छात्रों को उपयोगी सामग्री से परिचित कराए और उसका विवरण जो है प्रस्तुत करे। शिक्षक निम्न प्रकार से जो है वो ऐसा कर सकता है, निम्न प्रकार से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे नंबर 1 तो है प्रदर्शन, किसी भी चीज का डेमो करके दिखाना, है ना। तो शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र के सामने जो है मूल स्रोतों का प्रदर्शन करे। मूल स्रोत जो है
यानी कि भौतिक रूप में जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनका प्रयोग वो करे। यानी कि भ्रमण विधि के द्वारा जैसे जिसे हमने पर्वतीय क्षेत्रों का उनको वर्णन कराया है, बताया है, तो पर्वतीय क्षेत्र में ले जाकर के उनको पर्वतीय क्षेत्र दिखाए, कौन कौन सी छोटी पहाड़ियां हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं बड़ी बड़ी, है ना, इसके बारे में और उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है, करनी चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह मूल स्रोतों का प्रदर्शन उचित समय पर ही करना चाहिए, यानी कि देरी ना करे, कुछ समय के अंतराल में कोई उसका उचित समय होना चाहिए, तभी उस मूल स्रोत को दिखाना चाहिए। या जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी हम सम्राट के बारे में पढ़ा रहे हैं, अशोक महान के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अशोक महान से संबंधित अगर हमारे पास कोई मूल स्रोत है तो पढ़ाते समय उसको दिखा देना चाहिए, तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। दूसरा इसमें बता रहे हैं प्रदत्त अध्ययन। प्रदत्त अध्ययन का मतलब यह है शिक्षक मूल स्रोतों का प्रयोग करते समय छात्रों को कुछ विशिष्ट अनुच्छेदों के अध्ययन का उत्तरदायित्व दे सकता है, परंतु ये सभी अनुच्छेद जो है रोचक एवं विषय से संबंधित होने चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसा समझ कर सकते हैं। दूसरा इसमें आया समस्या समाधान। समस्या के समाधान में मूल स्रोत भी सहायक होते हैं। मूल स्रोतों की सहायता से विद्यार्थी जो है पाठ्य पुस्तक या किसी अन्य सामग्री में विद्यमान अशुद्धि को ठीक करने के योग्य हो जाते हैं। तो ये इसके प्रयोग करने के कुछ नियम इन्होंने बताए हैं। अब देखते हैं इसमें मूल स्रोतों के प्रयोग में कौन कौन सी कठिनाई आ सकती है, यानी कि अब कठिनाई की बात आएगी जब हम इसका प्रयोग करते हैं। कठिनाइयों की बात आएगी। सबसे पहले कह रहे हैं उपलब्धि में ऐसे मूल स्रोत जो वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण है तथा छात्रों के अनुकूल है या फिर उनके स्थानों पर बिखरे पड़े हैं, वे उपलब्ध कराना कठिनाई होती है उसमें। दूसरे शब्दों में इन स्रोतों को उपलब्ध कर विद्यालय के छात्रों के लिए एकीकृत करना कठिन कार्य होता है, या तो ये मिलते ही नहीं है, अगर मिलेंगे भी तो उनको एकत्रित करना जो है वो उसको एक व्यवस्थित रखना, क्रम में रखना भी, वो भी एक परेशानी आ जाती है उसमें। दूसरी बात आती है भाषा में। मूल स्रोतों के प्रयोग में छात्रों के समक्ष जो है भाषा संबंधी कठिनाई भी आ जाती है। विभिन्न स्रोत अनेक भाषाओं में उपलब्ध है ना, तो यह संभव नहीं होता है कि सभी छात्र भाषाओं की जानकारी प्राप्त कर सके, या तो उनका कोई अनुवादक होना चाहिए जो अनुवाद करके उन बच्चों को फिर उसका अर्थ बताए या उसकी भाषा समझाए जिसमें ये लिखा हुआ है। एक ही समय के लेखकों के विरोधी मत भी हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि स्रोतों के प्रयोग में छात्रों के समक्ष एक ही समय के लेखकों के विरोधी मतों के कारण असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, यानी क्योंकि कोई भी लेखक जो है अपने समय की घटनाओं का वर्णन अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण के अनुसार जो है अलग अलग ही करता है। तो पता नहीं किस राइटर ने क्या देखा है उसमें, तो अपने नजरिए के हिसाब से उसने उसका जो है चित्रण जो है दूसरे हिसाब से किया, किसी दूसरे हिसाब से किया है, तो उसमें भी असंगत वहां पर हमें चर्चा देखने को मिलती है, तो वो भी यहाँ पर कठिनाई आती है। अब पढ़ते हैं इसमें स्रोत विधि में कौन कौन से गुण है। स्रोत विधि के गुण ये पढ़ेंगे, इसमें हम दोष क्या क्या है इसमें, तो गुण और दोषों पर चर्चा करते हैं। इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों में प्रामाणिक तथ्यों को पहचानने की क्षमता का विकास होता है, यानी कि जब टीचर्स के द्वारा मूल स्रोत दिखाया जाएगा, मूल रूप में वो चीज दिखाई जाएगी, तो प्रामाणिक तथ्य को पहचानने की क्षमता का विकास होता है। तो वो प्रामाणिक तथ्य है जो कुछ जो आएंगे तो उसको वो विकसित हो रहा होगा ज्ञान उसमें। तो इस प्रकार से विद्यार्थी अन्य कई बातों में विश्वास न करके केवल प्रामाणिक सामग्री ही एकत्र करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, इस विधि के प्रयोग से पिछड़े हुए विद्यार्थी भी मूल स्रोत के प्रयोग से विषय में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं, यानी जब चीजें दिखाएंगे बच्चों को, तो जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, पिछड़े क्षेत्र के बारे में होते हैं, तो
वो भी जो है उसमें रुचि लेना शुरू कर देते हैं और इसके प्रयोग से उन विद्यार्थियों की जिज्ञासा जागृत भी होने लगती है। रचनात्मक शक्ति, उनकी सृजनात्मक शक्ति वो भी जागृत हो जाती है ना, और उनके कौशल को भी विकसित इसमें किया जा सकता है जो इस तरह के बारे में इसमें होते हैं। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में वास्तविकता को पहचानने की शक्ति का विकास होता है। यह विद्यार्थियों को परीक्षण करना, तुलना करना, विश्लेषण करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस विधि के प्रयोग से ज्ञान में सजीवता आ जाती है, वो नीरसता वहां से हट जाती है और विद्यार्थी को अन्वेषण और परीक्षण की आदत भी इसमें पड़ जाती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थी शिक्षक के निर्देश में स्वयं अन्वेषण करके निष्कर्ष निकालती है, यानी कि टीचर उसका निर्देशन कर रहा है और वो स्वयं उसमें खोज कर रहे हैं, ग्रुप में बन करके जा रहे हैं बच्चों, तो उसमें स्वयं अनुभव करके उनको प्राप्त ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वो उसका कोई निष्कर्ष उसमें निकालते हैं। अब हम उसके दोषों के विषय में चर्चा करते हैं कि किसी विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो कुछ उसमें कठिनाई भी आती है, कुछ उसमें दिक्कतें भी आ जाती हैं। तो इस विधि का प्रयोग केवल उच्च कक्षाओं में अनुभवशील विद्यार्थियों द्वारा संभव है। जो बड़ी बड़ी कक्षाएं होती है वो कह रहे हैं तो उसमें ही हम कर सकते हैं। 11वीं कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो अनुभवशील भी हो जाते हैं, उन्हीं में संभव है। यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए संभव नहीं है, तो प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के बच्चों के लिए यह विधि कारगर साबित नहीं है। इस विधि के प्रयोग में विद्यार्थियों को भाषा संबंधी कठिनाई आती है और विद्यार्थी इस कठिनाई के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि उसको सभी भाषाओं की जानकारी नहीं होती है। तो टीचर्स को भी सभी भाषाओं की जानकारी नहीं होती है, ना विद्यार्थियों को है। तो इस प्रकार से जो चीजें वो दिखा रही है तो क्या आप तक कौन सी भाषा में लिखी हुई है, तो वहां पर उसको समझने में, सोचने में वहां दिक्कत उसमें आ सकती है। इस विधि के प्रयोग में सबसे बड़ी समस्या ऐसे स्रोत पुस्तकों का अभाव है जिसमें सभी स्रोतों का संकलन हो तथा विद्यार्थियों के लिए वो सफिशिएंट हो।